थोड़ी देर बाद मैं अपनी सासू माँ के गले से लगकर रो रही थी। मैंने सारी बातें अपनी सासू माँ को बता दी थी। मैंने अरविंद से भी अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। मैं रोते हुए उन दोनों से बोली, अब आप दोनों मुझसे उतना प्यार नहीं करोगे ना। सासू माँ मुझे गले लगाते हुए बोली, तू हमेशा मेरी बेटी थी और रहेगी। अरविंद बोला, और मैं? तुम दोनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। मेरा नाम अनु है। उस दिन मैं कैंटीन में एक महिला को देखकर चौंक गई। चेहरा बहुत ज्यादा पहचाना लग रहा था। शायद यही हाल उस अजनबी महिला का भी था। अचानक से मुझको याद आया और मैं उसके पास जाकर बोली, हाय, क्या आपका नाम अनु है? वह महिला मुझे देखते हुए बोली, और तुम अनु हो? हम दोनों बचपन की सहेली थी। शीतल मुझको देखती हुई बोली, पर तू यहाँ इस ऑफिस में? तेरे तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे ना। तू तो आईएएस बनने का सोचती थी। मैं थोड़ा सोचकर बोली, हाँ, सपनों में और हकीकत में अंतर होता है। पिताजी को बेटियों के हाथ पीले करने की जल्दी थी, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई को महत्व ही नहीं दिया। शुक्रगुजार हूँ अपनी सासू माँ की कि उन्होंने शादी के बाद पढ़ने और नौकर करने की अनुमति दी। अरे अनुमति क्या देना, कमा रही हो तो उनके घर को ही भर रही हो ना, कौन सा खुद के पस में रख लेती हो? शीतल बालों को पीछे झटकते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है। वह मेरी कमाई का एक पैसा भी नहीं लेती है। अच्छा चल, अब तू भी यहीं पर नौकरी कर रही है तो किसी दिन मिलकर बैठते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसा कहकर मैं कैंटीन से अपने डिपार्टमेंट में वापस आ गई। 2-3 दिन के बाद एक दिन लंच टाइम में शीतल मुझको ढूंढती हुई मेरे डिपार्टमेंट में आई और बोली, चल न कैंटीन में जाकर खाना खाते हैं। शीतल को देखकर मैं खुश हो गई। बचपन में भले ही हम दोस्त नहीं थे, पर साथ पढ़ने वालों को देखकर मुझमें आने वाली अपने शहर, स्कूल, बचपन की सोंधी खुशबू से अपनेपन का एहसास तो होता ही है। मैं बोली, मैं तो टिफिन लाई हूँ, आजा तू भी, साथ में ही खा लेते हैं। टिफिन में रखे गर्मा गर्म उत्तपम, चटनी, सांभर को देखकर तो शीतल बोल पड़ी, हे भगवान, ये सब बनाने के लिए तुझे कितनी सुबह उठना पड़ा होगा। मुझसे तो ये सब होता ही नहीं है। कितने दिन हो गए हैं ऐसा घर का गर्म नाश्ता किए हुए। मैं तो कुछ बनाती ही नहीं हूँ। सुबह काम करके आओ, शाम को जाकर फिर काम करो। ना बाबा, मुझसे तो नहीं हो पाता। तू कैसे सुबह सुबह इतना सब गर्म नाश्ता बना लेती है? मैंने बोला, मैंने नहीं, मेरी सासू माँ ने बनाया है। सुबह का नाश्ता मुझे वही बना कर देती है। ये सुनकर शीतल की तो आंखें चौड़ी हो गई, पर फिर मुंह बनाकर बोली, अरे बेचारी, तुम सासू के साथ रहती हो, तब तो तुम्हें बहुत काम करना पड़ता होगा और अपने मन का कुछ कर भी नहीं पाती होगी। ना अपने मन का खाना, ना पहनना, हर वक्त सास से दब कर रहना। मैं उसे नकारते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सासू माँ तो मुझे शाम को भी रसोई में जाने नहीं देती है। कहती है, थक कर आई हो, जाओ पहले थोड़ा समय दीपा बेटी के साथ खेलो, थोड़ा समय अरविंद पति के साथ बिताओ। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है। काम करने को जिंदगी पड़ी है। सच में मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है। सच कहूँ तो मम्मी से भी अच्छी। यहाँ तक कि उन्होंने तो शादी में दहेज भी नहीं लिया था। हे भगवान, अनु तू कहाँ फंस गई? तेरी शादी को कितना समय हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरे पति में, खानदान में कुछ खोट हो? शीतल चिंतित होते हुए बोली। मुझे थोड़ा गुस्सा आया, थोड़ा झुंझला कर बोली, कैसा खोट? इतने सालों से साथ में हैं। अरविंद तो इतने अच्छे हैं कि सिगरेट, शराब तो दूर, एक लौंग तक का व्यसन नहीं करते हैं। मालूम है, मेरे ससुराल में कोई भी मांस नहीं खाता है। मम्मी पापा ने भी शादी से पहले जब मैंने ऐतराज किया तो बोला, तो क्या हुआ, मांस खाना कौन बड़ी अच्छी बात है, तुम भी मत खाना। पर सासू माँ ने कहा, तुम्हें मांस पसंद है तो बाहर जाकर खा सकती हो, घर पर ही बनाना हो तो ऊपर छत वाले चौके में मैं सारा इंतजाम करवा दूंगी। हाँ, तो इसे अच्छी नहीं, समझदार सास कहते हैं। उन्हें मालूम था कि मना करेगी तो शायद तुम नहीं मानोगी, ऐसे उनके एहसान के नीचे दबकर शायद खाना छोड़ दोगी।
सच कह रही हूँ ना, मैं अब तूने खाना छोड़ दिया है ना, शीतल ने गंभीरता से कहा। मैं विचार में पड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है? मुझको विचारों में खोया देखकर शीतल फिर बोली, तू आज भी बहुत भोली है। ससुराल में सब तेरे भोलेपन का फायदा उठाते होंगे। अच्छा बता, जीजू की सैलरी वो किसे देते हैं? मैं सोचते हुए बोली, खुद रखते होंगे या माँ को देते होंगे, क्या पता, मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। वैसे भी सारा घर माँ संभालती है और मानव घर के बड़े बेटे हैं तो उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। मेरी भोली सखी, अच्छा हुआ मैं तुझसे मिली, नहीं तो सब तुझे लूट लेते। अरे पागल, इसीलिए तेरी सासू माँ तुझे रसोई में जाने नहीं देती। नहीं तो सोच ऐसी कौन सी सास होगी जो बहू के होते हुए भी काम करना चाहेगी। मैंने तो शादी के 2 महीने बाद से अजय की सैलरी का हिसाब रखना शुरू कर दिया था। अरे भाई, इसमें शर्म कैसी पति है मेरा। और 6 महीने बाद ही बोल दिया था कि मेरे घर में तुम्हारे माता पिता की कोई जगह नहीं है। मैं आश्चर्य से शीतल को देखते हुए, तुम्हारे घर? अरे वाह, घर उनके बेटे का भी तो था। शीतल बोली, हूँ, शादी के पहले तक, शादी के बाद नहीं। मालूम है बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे अजय को। तो मैंने एक दिन अपने सास ससुर से बोल दिया, या तो मुझे चैन से अकेले रहने दो, नहीं तो तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। जहां एक बार दहेज उत्पीड़न का केस किया, फिर तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी अदालत का चक्कर काटते ही बीतेगी। मैंने कुछ आश्चर्य, कुछ अनमनेपन से अपना टिफिन खत्म किया। आज मुझे टिफिन के खाने में वो अपनेपन प्यार का स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि शीतल कटुता का नमक जो मिला गई थी। ऑफिस खत्म होने पर मैं घर पहुंची तो रोज की तरह सासू माँ ने मुस्कुराकर दरवाजा खोलते हुए हालचाल पूछा। आज मुझको वह मुस्कुराहट बनावटी लग रही थी, पर मैंने तुरंत अपने मन में आए नकारात्मक विचारों को झटक दिया। पर आज मैंने दीपा को गले से नहीं लगाया, उसकी दिन भर की बातें नहीं सुनी। मैं हाथ मुंह धोकर सीधा रसोई में गई। माँ चाय बनाने जा रही थी। मैं बोली, रहने दीजिए माँ, चाय मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे के दिमाग में शीतल की बातें गूंज रही थी। एक ही ऑफिस में होने कारण शीतल अक्सर मुझसे मिलती रहती और हमेशा ससुराल वालों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर मेरे मन को उनके खिलाफ भरने की कोशिश करती, जिसमें कि वह सफल भी हो रही थी। अब मैं भी सोचने लगी थी कि हाँ, साथ में रहने पर कितना मुश्किल है। सारा पैसा खर्च हो जाता है सासू माँ पर, उनकी दवाइयों पर, रिश्तेदारों पर। अब जाने अनजाने मेरी आंखों में एक छोटा सा ख्वाब पलने लगा था, एक छोटे से घर का, जहां पर सिर्फ दीपा, अरविंद और दीपा होंगे और कोई नहीं। पर प्रकृति को मेरा ये सपना मंजूर नहीं था, इसलिए आंखों में घर के सपने के साथ साथ मेरी कोख में भी एक सपना पलने लगा था। शीतल की बातों के प्रभाव में आकर मैं अब बहुत अलग व्यवहार करने लगी थी। मैं कई बार दबी जुबान से अलग रहने की बात भी अरविंद से कर चुकी थी। अरविंद मुझे प्यार से समझता, पर मुझे सबका प्यार दिखावा लगता। सब मेरे व्यवहार का परिवर्तन महसूस कर रहे थे, पर सबको लगता कि यह चिड़चिड़ापन मेरी गर्भावस्था के कारण है। एक दिन अरविंद की माँ अरविंद से बोली, देख उसका ऑफिस है, उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, नहीं तो मैं उसे मन बदलने के लिए मायके भेज देती। अरविंद बोला, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, मैं उसके ऑफिस में बात करूँ क्या? नहीं बेटा, ये निर्णय उसको ही लेने दो। अगर वह अभी छुट्टी ले लेगी तो बाद में। ऐसा करते हैं, उसके मम्मी पापा या बहन को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लेते हैं, शायद उसे अच्छा लगे। हाँ माँ, ये भी ठीक रहेगा, मैं अभी मम्मी जी बात करता हूँ। कुछ दिन बाद मेरे मम्मी पापा तो नहीं आ पाए, पर छोटी बहन सपना आ गई। अब हम दोनों बहनें आपस में गप्पे मारती, कभी कभी सासू माँ भी मेरे ठहाकों में सम्मिलित हो जाती। एक दिन सपना बोली, मानना पड़ेगा दीदी, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी अच्छी सासू माँ मिली है। मैं मुंह बनाकर बोली, तू भी ना इनके बहकावे में आ गई, कोई अच्छी वच्छी नहीं है, सब नाटक है, बेटे को काबू में करके रखने के लिए, इसीलिए तो दहेज नहीं लिया कि बहू एहसान तले दबी रहे। इतना कहकर मैं तो वहां से हट गई।
पर सपना है कि सोचने लगी इतने सालों से सासू माँ की, ससुराल की, जीजू की इतनी तारीफें करने वाली मेरी दीदी को यह क्या हो गया। ये सारी बातें जो उसने कही वह उसकी नहीं लगती है। सपना ने मन में कुछ सोचा। वह छोटी जरूर थी पर समझदार चालाक थी। उसने सोचा अभी अगर वह मुझको कुछ समझाने गई तो मैं उसे भी अपना दुश्मन समझ बैठूंगी। पहले पता लगाना पड़ेगा कि अनु को ससुराल वालों के खिलाफ भड़का कौन रहा है। रात तो जब तीनों मतलब मैं और सपना और दीपा सोने जा रहे थे, हाँ भाई साली साहिबा आई हैं तो अरविंद दूसरे कमरे में सोता है, तो दीपा के कहानी सुनाने की जिद पर सपना बोली, चलो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। फिर मुझको देखते हुए पूछा, दीदी क्या आपने दीपा को वो धान और सत्तू वाली कहानी सुनाई है जो हमें मासी सुनाती थी। मैं बोली, मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, ये तो इसकी दादी ने ही कहानी सुना सुना कर इसकी आदतें खराब की है। सपना बहुत कुछ कहना चाहती थी पर चुप रह गई। गर्म तवे पर पानी डालने से फायदा नहीं, पहले आग बुझानी पड़ेगी। वो दीपा को अपनी तरफ खींचकर बाहों में समेटकर कहानी सुनाने लगी। मालूम है गुड़िया, बहुत समय पहले की बात है। तब ना तो यातायात के साधन थे, ना ही आजकल की तरह दुकानें और होटल। तब लोग पैदल ही यात्रा करते थे, क्योंकि घोड़ा आदि जानवर भी सिर्फ अमीरों के पास होते थे। तो लोग यात्रा पर जाते समय थोड़ा खाना या दूर की यात्रा के लिए सत्तू बांध लेते थे। मासी, सत्तू मुझे अच्छा लगता है, दादी गुड़ में घोल कर देती है आम के अचार के साथ। दीपा सत्तू की मिठास में खो गई। हाँ गुड़िया, सत्तू नमक के साथ भी खा सकते हैं और गुड़ के साथ भी, और यह पौष्टिक भी होता है और बनाना भी आसान होता है ना मासी? सपना ने दीपा को चूमते हुए कहा। अरे वाह, मेरी गुड़िया तो बहुत समझदार है। हाँ तो ऐसे ही किसी सफर पर दो मुसाफिर एक कुएं पर मिले। एक के पास सत्तू था, एक के पास धान। मासी, धान मतलब जिसको कूटकर चावल निकलते हैं वह? दीपा आंखें बड़ी करते हुए बोली। सपना बोली, हाँ वही मेरी गुड़िया। अब मैं भी करवट बदल कर उन लोगों की बातों और कहानी का आनंद ले रही थी। भाई जो भी हो, बचपन की कहानियां हर उम्र में मन को गुदगुदा जाती है। सपना ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोला, जिस राहगीर के पास धान था उसने देखा सामने वाले के पास तो सत्तू है। उसने चालाकी करते हुए कहा, सत्तू धान बेचारा कूटा खाए चला। ऐसा उसने 3-4 बार कहा तो जिसके पास सत्तू था वो उसके कहने में आ गया। उसको भी लगा सत्तू चला, लपेदरी कब साना कब खाया, धान बेचारा कूटा खाया चला। उसने विनती करते हुए धान वाले राहगीर से उसका धान ले लिया और अपना सत्तू दे दिया। धान वाले ने भी खूब एहसान जताते हुए अपना धान उसके सत्तू से बदल लिया और अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने सत्तू साना खाया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। वही धान पकड़े दूसरा राहगीर अभी तक समझ नहीं पाया था कि दूसरा राहगीर उसे ठग कर चला गया है। दीपा बोली, मासी वह सत्तू वाला राहगीर बिल्कुल बुद्धू था क्या? वह धान को कूटकर कब चावल निकलेगा, कब पकाएगा तो कब खाएगा? सपना बोली, बुद्धू तो नहीं था पर बुद्धू ही कहलाएगा अगर इन कोई ऐसे किसी की बातों में आ जाएगा। दीपा बोली, मासी ऐसा नहीं होता है, कोई भी इतना बुद्धू नहीं होता कि बिना सोचे विचारे किसी की बातों में आ जाएं। सपना बोली, गुड़िया अभी आप छोटे हो, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, आप समझ भी नहीं पाते कब ये अपनी मीठी मीठी बातों से आपके दिमाग पर काबू कर लेते हैं। फिर दीपा की ओर देखकर बोली, दीदी जग रहे हो या सो गए हो? वो गाना याद है जो मम्मी बचपन में सुनाती थी? इतना कहकर वो गाने लगी, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। दीपा भी साथ में गाने लगी। मासी पूरा गाना सुनाओ ना। नहीं गुड़िया, अभी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। पूरा गाना कल स्कूल से आकर नानी से फोन पर सुन लेना। सपना और दीपा तो सो गईं पर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं मानो बचपन में पहुंच गई थी। मेरे कानों में बार बार सिर्फ यही गाना गूंज रहा था, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। दूसरे दिन शाम को जब मैं ऑफिस से घर आई तो चाय वगैरह पीने के बाद सपना बोली, दीदी आप मुझे कहीं घूमने नहीं ले गए इस बार?
मैं बोली, इतने सालों से तो हर बार घूमती है, अब कुछ बचा भी है तेरे लिए। ठीक है, कल छुट्टी है, कल मॉल चलेंगे। क्या दीदी, मॉल तो मैं वहाँ पर भी घूम लेती हूँ। आपने बताया था ना आपकी बचपन की कोई दोस्त यहाँ आपको मिली है, वो कई बार यहाँ घर पर भी आ चुकी है, चलो न मुझे उससे मिलवाओ ना। सपना ठुनकते हुए मुझसे बोली, ठीक है तो उसे कल घर पर बुला लेती हूँ। दीपा खुशी से बोली। सपना बोली, दीदू मुझे घूमना है, आप उनको क्यों बुलाओगी, चलो ना हम जाकर उनको सरप्राइज देते हैं। मैं बोली, हाँ ये भी ठीक रहेगा, वैसे भी वह कई बार मुझे अपने घर आने के लिए कह चुकी है, उसे अच्छा लगेगा। वास्तव में सपना ने कुछ दिनों में विचार करके यही निष्कर्ष निकाला था कि जब से दीदू ने अपनी सहेली के बारे में बताया था, उसके बाद से दीदू का व्यवहार बदल रहा है। दूसरे दिन दोपहर को खाना खाने के बाद दीपा, सपना और मैं तीनों ही कार से शीतल के घर के लिए निकल गए। रास्ते में मैंने शीतल की बेटी के लिए उपहार और चॉकलेट भी लगी थी। शीतल के घर पहुंचते मुझे लगभग 3 बजे गए थे। मैं थोड़ा नाराज हो रही थी कि मुझे शीतल को फोन करके बताने तो दे कि हम आ रहे हैं, कहीं वो घर पर नहीं हुई तो क्या हम इंतजार कर लेंगे, पर सोचो उनको आपका सरप्राइज कितना अच्छा लगेगा। इस बात पर मैं मुस्कुरा दी। शीतल के घर के बाहर पहुंचकर जब मैंने घंटी बजाई तो अंदर से आवाज आई, नीतू दरवाजे पर देख कौन है। मम्मा, मैं टीवी देख रही हूँ, आप खुद देख लो ना। मेरा मन किया कि मैं दीपा के कान ढक दे। बड़बड़ करती हुई शीतल की आवाज बाहर तक आ रही थी। दरवाजा खोलते हुए भी वह कुछ बोलने जा रही थी, पर मुझको को देखकर जबरन मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम फोन कर दिया होता तो मैं आ जाती, ऐसी हालत में तुम क्यों परेशान हुई। उसकी बातों से खुश होकर मैं बोली, तू मेरा कितना ख्याल रखती है, पर ये सपना मेरी छोटी बहन आई हुई है ना, ये तुमसे मिलना चाहती थी, तो बस तुम्हें सरप्राइज करने के लिए फोन नहीं किया। सपना बोली, शीतल दी, डॉक्टर ने दीदी को घूमने फिरने को बोला है, वैसे क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाएगी। शीतल अचकचा कर एक और हटते हुए बोली, आओ ना, अंदर आओ ना। फिर अपने अव्यवस्थित घर पर नजर डालते हुए बोली, क्या करूं, कामकाजी हूं ना, तो घर को समय ही नहीं दे पाती। रविवार का एक दिन मिलता है पति और बेटी के साथ बिताने के लिए, उनमें भी घर की साफ सफाई करो तो यह नाराज होते हैं कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। पर मम्मा पापा तो सुबह गुस्सा में कह रहे थे कि ना जाने कैसी सुअर से पाला पड़ा है, मुझे इस गटर में नहीं रहना। चुप कर, पता नहीं क्या बेकार की टीवी की बातें सुनकर बोलती रहती है। चल आरती को हेलो बोल और अपने कमरे में जा, सुन दीपा को भी ले जा, इसके साथ खेल। दीपा बोली, अरे तो कोई बात नहीं, हम तुझसे मिलने आए हैं, तेरे घर से नहीं। तब से दीपा ने आगे बढ़कर शीतल के पैर छू लिए। शीतल फिर नाक सिकोड़ती हुई बोली, हमारी बेटी तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है, उसे ये सब मैंने नहीं सिखाया। नीतू आंटी को हेलो बोलो, पर नीतू टस से मज ना हुई। आखिर मैं बोली, हेलो नीतू, मैं तुम्हारी मम्मा की दोस्त हूँ, ये देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट उपहार लाई हूँ। एकदम से बंदर की तरह उछलते हुए मेरे के हाथों से उपहार खींचकर वह अंदर भाग गई। शीतल चिल्लाती रह गई, औटी को धन्यवाद बोलो, इस लड़की को अपने साथ ले जाओ, अपने खिलौने दिखाओ। नो, आई डोंट वॉन्ट टू शेयर, नहीं मुझे साझा नहीं करने। शीतल बहुत घमंड से बोली, अकेली है ना, बहुत लाड़ प्यार से पाला है, इसलिए किसी की बात सुनती ही नहीं। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद ना जाने क्यों मेरा मन उचटने लगा। मैं शीतल से बहाना बनाकर कि मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है रेगुलर चेकअप के लिए, वह वहां से मैं बगैर कुछ चाय काफी पानी के उठ गई। शीतल ने रोकने की कोशिश भी नहीं की। कार सपना ने एक पार्क के आगे रोक दी। मैंने कुछ भी सवाल नहीं पूछा, मैं अपने भीतर के सवालों से जूझ रही थी। मानवी तो पार्क में आकर खुश हो गई। सपना ने ठंडे पानी की एक बोतल और 3 आइसक्रीम ली। हम दोनों वही पड़ी बेंच पर बैठकर खाने लगी। दीपा खाकर झूला झूलने चली गई। मैंने दूर क्षितिज को देखते हुए बोला, तू जानबूझकर मुझे
शीतल के घर ले गई थी ना। सपना आइसक्रीम खाते हुए हैरानी से मुझे देखती हुई बोली, हाँ तो मैं ही तो आपको आने के लिए बोली थी। क्या हुआ, क्या आपको उनके घर आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, मैं सिर हिलाते हुए बोली। शीतल ने मुझे जो तस्वीर दिखाई थी अकेले घर की, मौज मस्ती की, वह तस्वीर इस घर से बिल्कुल अलग है। दीदू, यह आपकी दोस्त नहीं, कलयुग की औरत है। ये ना इतनी महीन काटते हैं कि सामने वाला संभल भी नहीं पाता। अभी कैसे वह रोना रो रही थी अकेले रहने का और सारा काम खुद ना कर पाने का, और कैसे आपको सिखाना शुरू कर दिया था कि संयुक्त परिवार में कितनी मुश्किलें हैं। हाँ, सपना में उसके बहकावे में आ गई थी। यह मेरा घर जहाँ मेरी सासू माँ ने मुझे राजकुमारी का दर्जा दिया, तेरे जीजू जिन्होंने मुझे रानी बनाकर रखा, यह मेरा खुशियों से भरा हंसता खेलता साम्राज्य जिसको मैं उसके बहकावे में आकर अपने हाथों से आग लगाने जा रही थी। मैं रोते हुए बोली, छोटी, क्या मिल जाता उस शीतल को मेरा साम्राज्य नष्ट करके? मंथरा को तो फिर भी लालच था कि वह राजमाता की नौकरानी कहलाएगी, पर शीतल को किस बात का लालच था? मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। भगवान का शुक्र है कि तू आ गई और तूने मुझे उसके चंगुल से निकाल लिया। दीदू, मैंने कुछ नहीं किया। आपको खुद से इस बात का एहसास, और अब वचन दो, अब किसी की मीठी बनावटी बातों में नहीं आओगी। थोड़ी देर बाद मैं अपनी सासू माँ के गले से लगकर रो रही थी। मैंने सारी बातें अपनी सासू माँ को बता दी थी। मैंने अरविंद से भी अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। मैं रोते हुए उन दोनों से बोली, अब आप दोनों मुझसे उतना प्यार नहीं करोगे ना? सासू माँ मुझे गले लगाते हुए बोली, तू हमेशा मेरी बेटी थी और रहेगी। अरविंद बोला, और मैं? तुम दोनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। और मैं? दादी, तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। और मैं? सपना ने पूछा। तू तो परी है जिसने एक दुष्ट चुड़ैल के हाथों से मेरी खुशियों का साम्राज्य उजड़ने से बचा लिया। आपके आसपास भी यह मंधराएं होंगी। आप भी अपने खुशियों के साम्राज्य की पहरेदारी ध्यान से करना और गुनगुनाते रहिएगा। मीठी मीठी बातों से बचना जरा।